नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम गद्य भाग से जो चौथा पाठ है, चारवां पाठ, एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ, इसको प्रारंभ करेंगे। सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपको पता है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो चौथा और इसके बाद और एक लेसन है सरे विश्वेश्वरैया। ये दो लेसन कर लिया तो आपको गद्य भाग समाप्त हो गया। और ऑलरेडी मैंने पद्य भाग, मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता दोनों समाप्त कर दिया है। तो ये दो लेसन और एक एकांकी जो है प्रायश्चित, उसको कर लिया तो आपका पूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पाठ को क्यों चुना है, क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है, मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ, थोड़ा उनके जीवन से संबंधित है, तो यहाँ पे ज्यादा समय जाएगा। तो पहले लेखिका का परिचय देखिए। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के बानापुरा गांव में सन 1931 में हुआ था। सन 1931 1931 मध्य प्रदेश के बानपुरा नामक गांव में हुआ है। आपकी इंटर तक की शिक्षा यानी कि 10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट मतलब 10वीं कक्षा अजमेर में इन्होंने पूर्ण किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1952 में एमए इन हिंदी विषय को लेकर एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किया। वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद, अवकाश मिलने के बाद संप्रति नामक दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य प्रारंभ किया। संप्रति मतलब एक तरह से अपनी स्व इच्छा से उन्होंने क्या किया, दिल्ली में ही रहते हुए उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार राजेंद्र यादव से हुआ है। इनके भी पति एक साहित्यकार हैं, प्रख्यात हिंदी के साहित्यकार, तो राजेंद्र यादव, इनके साथ इनका विवाह है। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अर्थात इनके जो रचना है, इनके जो कहानियां हैं, लेखन है, जो भी आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर स्त्री मन से जुड़ी हुई घटना है, उनके अनुभूतियां, अभिव्यक्ति सभी कुछ दिखाई देंगे। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा दिया गया पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी, हिंदी अकादमी से मिलने वाला एक प्रख्यात सम्मान भी इनको मिला हुआ है। तो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह में, कहानी संग्रह के रूप में मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह और है त्रिशंकु, मेरे प्रिय कहानियां, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि इनके उपन्यास हैं। तो ये जो एक कहानी, यह भी ये इनकी आत्मकथा से जुड़ी हुई एक कहानी है। आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अर्थात उन घटनाओं का उल्लेख किया है, उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्होंने इनको साहित्य क्षेत्र में ढकेला या आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो घर में कैसा वातावरण है, माता पिता का स्वभाव कैसा है, भाई बहन और सहेलियों के साथ उन्होंने कैसे खेलकूद किए, और सबसे ज्यादा इनको प्रेरणा देने वाली इनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल, वही इनको प्रेरणा प्रदान करने वाली महिला है, जिनके द्वारा इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में कदम रखा। उनके प्रभाव के बारे में लिखा गया है। और 1946
से लेके 1947 के बीच हुए स्वतंत्रता आंदोलन के जो सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें जो सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने, उससे संबंधित घटनाओं को भी मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। इसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख आएगा, क्योंकि यहाँ पे मन्नू भंडारी का देखिए जन्म 1931 अर्थात भगत सिंह की मृत्यु की 1 वर्ष के पश्चात। भगत सिंह की मृत्यु कब हुई? फांसी की सजा 1930 में दिया गया, उसके पश्चात इनका जन्म हुआ। वहां से लेके 1946 तक ये एक विभिन्न रूप से परिवर्तित होती गई अपनी जीवन शैली में। बाद में 1946 से लेके 47 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपने आप को डाला। उसके बाद 1952 में 1952 में इन्होंने MA की उपाधि हासिल की। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों के साथ साथ गुरुजनों की भी अहम भूमिका को उजागर करने के हेतु इस उद्देश्य से यह आत्मकथा रखा गया है। अर्थात यहाँ पे किसी का व्यक्तित्व निर्माण करना है तो केवल परिवार के ही लोग वहां पे शामिल नहीं होते, बल्कि गुरुजन भी अर्थात आपके गुरु भी उसमें शामिल होते हैं। यह दिखाने के लिए इस आत्मकथा को रखा गया है, बच्चों को ये जानकारी देने के लिए। तो यहाँ तक लेखिका का परिचय है, पाठ से संबंधित आशय है। तो इसके आगे हम पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ क्या है, देखिए कैसे शुरुआत करती है लेखिका मन्नू भंडारी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। तो देखिए कैसे शुरुआत कर रहे हैं। जन्मी तो मैं बानपुरा गांव में, कहां पे? मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला मतलब मेरी याददाश्त कहां से शुरू होती है? अजमेर के वहां पे जहां पे ब्रह्मपुरी नामक एक मोहल्ले से, जहां पे 2 मंजिला मकान है, वहां से शुरू होती है। उसमें ऊपरी मंजिल पर उनके पिताजी का साम्राज्य था, जहां पे वो अपने आप में ही डूबे हुए रहते थे। अव्यवस्थित ढंग से उनके पुस्तकें, फैली हुई पुस्तकें और अखबारों के बीच बैठे हुए रहते थे, या तो कुछ पढ़ते हुए रहते थे या तो कुछ डिक्टेशन। डिक्टेशन किसको कहते हैं? पढ़े हुए लेख को ही कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करना या अलग ढंग से कुछ व्याख्या करना ही डिक्टेशन होता है। पढ़े हुए लेखन शैली में से कुछ कठिन शब्दार्थों को ढूंढकर निकालकर उसको सरल में बताना या उसको दोबारा लिख कर रखना डिक्टेशन होता है। वो कर रहे थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में ही सदैव तत्पर रहते थे। देखिए हम सब भाई बहन, मन्नू भंडारी के साथ रहने वाले सभी भाई बहन नीचे के मंजिल पर रहते थे और उनके साथ उनकी माँ जो बेपढ़ी अर्थात बिना पढ़ी लिखी माता, अनपढ़ माता, अनपढ़ नहीं कह रहे, बेपढ़ी कह रहे हैं। बेपढ़ी का मतलब अनपढ़ होता है? लेकिन माता है एक तरह से होशियार, वो अनपढ़ है फिर भी सभी के इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पूर्ण जीवन लगाई हुई है। सुबह से शाम तक मेहनत कर रही है और यहाँ तक कि पति की आज्ञा का भी पालन कर रही है। अनपढ़ गवार है फिर भी ये सब कर रही है। अजमेर से पहले पिता
पिताजी इंदौर में रहते थे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अजमेर में आने से पहले पिता कहाँ थे? इंदौर में थे। वहां पे उनके पिता की बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस, उस वक्त का कांग्रेस मतलब एक पार्टी या संगठन या राजनीतिक पार्टी नहीं था, एक संगठन था जो सोशल वर्क करता था, सामाजिक कार्य करने वाला एक संगठन। कांग्रेस का मतलब है एक ऐसा संगठन जो सामाजिक कार्य करता है। तो उसके साथ जुड़कर उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दोनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। मतलब क्या है? वो पढ़ाई के बारे में उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने व्यवस्थित ढंग से अपने नीचे कुछ 8-10 बच्चों को ले आकर पढ़ाते थे अपने खर्चे पर। बाद में पता चला कि वो पढ़ लिख कर, उनके पैसों से पढ़ लिख कर बड़े बड़े ओहदों में पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे बहुत ही ज्यादा थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी। अहमवादी मतलब है अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर ज्यादा विश्वास करने वालों को अहमवादी समझते हैं। अहंकारी नहीं हो रहा मैं, अहंकारी मतलब है अपने आप पर गर्व करना कहते हैं। अपने आप पर गर्व करना अलग है, अपने आप पर विश्वास रखना अलग है। सच्चाई पर विश्वास रखना और एक आदर्श पर चलना, एक सिद्धांत को आगे बढ़ाना, वो अहमवादी कहलाता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि एक पैराग्राफ हो चुका है जिसमें मनु भंडारी के परिवार के बारे में हो गया, उनके पिताजी के स्वभाव के बारे में हो गया और उनके पहले के जीवन के बारे में और उनके आदर्श और सिद्धांतों के बारे में हो गया। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे के पैराग्राफ में क्यों वो अजमेर आ गए, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई, क्यों उनके पिताजी का स्वभाव बदल गया, उसके बारे में हम लोग आगे के कक्षा में देखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।